Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. Friends, this is our BFM Module B Important Numerical and Formula session where I have already provided you BFM Module A Most Important Numerical and Formula session. If you have not seen that video, please check the description section. I have provided the link of the video. Module A के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल हैं उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं। और ये हमारा मॉड्यूल बी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। आप यदि कंपेयर करेंगे बी और ए को तो बी में ज्यादा फॉर्मूलेज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो हम लोग बी को दो पार्ट में लाएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं बीएफएम के मॉड्यूल बी में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं जहां से सवाल आते हैं और कौन से फॉर्मुलाज हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। सभी क्वेश्चन का आपको प्रॉपर पहले कंसेप्ट मिलेगा, फॉर्मुला मिलेगा, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर फाइनली हम लोग समराइज करेंगे। यानी 3 स्टेप प्रोसेस होता है हमारा। पहले समझते हैं चीजों को, उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर समराइज कर लेते हैं। इस तरह से आपको हमेशा के लिए वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, क्योंकि मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज पोस्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बुक के पेजेस पोस्ट कर रहा हूं जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। जो भी आपका सीआईबी पेपर है जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप। और दोस्तों कुछ क्विजेज भी पोस्ट की जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले डिस्कशन के साथ, पहले कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए कि आपको एक इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न दे रहा है बिना किसी रिस्क का, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट है वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है बिना किसी रिस्क का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 16% रिटर्न के साथ थोड़ा रिस्क भी दे रहा है, तो आप किसे चूज करेंगे और उस रिस्की इन्वेस्टमेंट का एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। तो बस 5 मिनट में समझते हैं रिस्क प्रीमियम का सिंपल सा फंडा क्या है। दोस्तों जब हम एक रिस्की इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं ना तो ऑब्वियस है हम थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, पर वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न होता है जो सिर्फ रिस्क लेने के लिए मिलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। यानी जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि आपने रिस्क ज्यादा लिया है, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट माइनस रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, समझे, क्यों रिस्क ले रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, बस यही होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट 1 है जिसका रिटर्न इन्होंने दे रखा है 12%, ये आपका सेफ है। इन्वेस्टमेंट 2 है जिसका रिटर्न इन्होंने दे रखा है 14%, राइट, और ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो फ्रेंड्स आप यदि इसका रिस्क प्रीमियम निकालें, इफ यू कैलकुलेट द रिस्क प्रीमियम, हाउ मच इट विल बी 14% माइनस 12% विच इज इक्वल टू 2%, राइट। मतलब इन्वेस्टर को रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है सिर्फ रिस्क उठाने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट नंबर 2 में रिस्क उठा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, इसको 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। सो दैट इज वाई यही चीज है, रिस्क उठाने के लिए 2% का उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, इसे ही हम लोग रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 10% रिटर्न और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट दे रखा है 16% रिटर्न, तो रिस्क प्रीमियम कितना होगा। तो रिस्क प्रीमियम इस केस में कितना होगा, 6%। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं एग्जाम में, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जब आपका बेसिक फाउंडेशन नहीं क्लियर होगा ना तो आप टफ क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम जो है इस पार्टिकुलर सेशन में क्या कर रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। एक बड़ा जो फॉर्मूला होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि आपका छोटा छोटा पार्ट क्लियर होगा ना तो बड़ा फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और ये मत सोचिएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, वो मैं मानता हूं। क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल रहेगा, क्वेश्चन आपको सोचने पे विवश करेगा, थॉटफुल रहेगा, लेकिन वो थॉटफुल क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेसिक फंडा क्लियर हो। और हम लोग बेसिक फंडा पे ज्यादा जोर देते हैं अपने कंप्लीट डिस्कशन में। चलिए तो ये 6% समझ में आया क्यों सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है आपके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिडर 2 इन्वेस्टमेंट। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सवाल है कि 2 इन्वेस्टमेंट है जिनका टोटल 5 साल का कैश फ्लो सेम है, लिखा है सेम टोटल कैश फ्लो ओवर 5 ईयर, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट आपको स्टडी रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट 1 प्रोवाइड यू स्टडी रिटर्न, और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है, मतलब कभी ज्यादा देता है कभी कम देता है, राइट। और दूसरा इन्वेस्टमेंट कभी ज्यादा कभी कम दे रहा है। एक साल तो नेगेटिव कैश फ्लो भी दे दिया, राइट। तो सवाल है कि व्हाई माइट एन इन्वेस्टर प्रीफर इन्वेस्टमेंट 1। अब ऑब्वियस ही बात है, आप इन्वेस्टमेंट 1 को प्रीफर कर रहे हैं, क्यों,
क्यों प्रीफर करेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्वेस्टर वन हैज हाई टोटल रिटर्न, बी कह रहा है कि इन्वेस्टर वन हैज कंसिस्टेंट कैश फ्लो रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, सी कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट टू हैज नेगेटिव कैश फ्लो इन ईयर फॉर इंक्रीजिंग रिस्क, और डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए दोस्तों इसमें, तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ए सही नहीं है। ए का तो रिटर्न ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि रिस्क ज्यादा टू में ले रहे हैं तो रिटर्न टू में ज्यादा होगा। ठीक है, बी सही है क्योंकि जब रिटर्न कंसिस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, जब भी आपका जो रिटर्न है वो यदि कंसिस्टेंट होता है, व्हेन रिटर्न इज कंसिस्टेंट, तो रिस्क क्या होता है आपका, कम होता है, रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ऑप्शन सी भी सही है। क्यों ऑप्शन सी सही है? देखिए क्योंकि आपका यहाँ पे ना नेगेटिव कैश फ्लो की बात हो रही है। राइट, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो एक बहुत बड़ा रिस्क है, राइट, जो कि इन्वेस्टर को टेंशन दे सकता है। तो ये दोनों सही है, इसीलिए हमारा डी नंबर करेक्ट होगा। राइट, तो एक बार समराइज कर लें तो हमने क्या सीखा कि रिस्क प्रीमियम का मतलब वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो इन्वेस्टर रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करता है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला होता है रिस्की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। स्टेडी कैश फ्लो हमेशा प्रीफर्ड होते हैं अनलेस रिस्की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेंसिटिविटी। आइए सेंसिटिविटी को सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों सोचिए, आपके पास एक बॉन्ड है और जैसे ही इंटरेस्ट रेट उसका 1% बढ़ता है, मान लीजिए कि उसका इंटरेस्ट रेट जो है 1% बढ़ गया उस बॉन्ड का, तो आपका 50,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। कितने का? 50,000 का आपको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये सेंसिटिविटी कैसे काम करता है और बैंकिंग एग्जाम में, आपके सीआईबी एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इस पे सवाल? चलिए समझते हैं सेंसिटिविटी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सेंसिटिविटी का मतलब है कि जब मार्केट का कोई फैक्टर बदलता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल वैल्यू कितनी चेंज होती है। सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है, सिंपल भाषा में बोले, कि मार्केट का यदि कोई भी फैक्टर है, सपोज एनी फैक्टर चेंज, राइट, तो उस फैक्टर चेंज होने के कारण, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके फाइनेंशियल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टारगेट वेरिएबल अपॉन चेंज इन मार्केट पैरामीटर, यानी कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंज का सिंबल होता है, यानी टारगेट वेरिएबल में कितना चेंज आया और मार्केट पैरामीटर में कितना चेंज आया। राइट, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया। राइट, आपका जो है बॉन्ड का वैल्यू, आपको पता ही होगा कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया तो आपका जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 50,000 रुपया घट गई। तो आपको पूछेगा बताओ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कितना है। आपको पूछेगा कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बता दो कितना है। तो देखिए सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है कि आपका बेसिकली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन द टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल क्या है हमारा? बॉन्ड का प्राइस। इसको नोमीटर में डाल दीजिए, तो 50,000 नोमीटर में डाल दीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये डेल्टा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस साइन डाल देंगे ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा हमारा ये तो टारगेट वेरिएबल तो समझ में आ गया। हमारा मार्केट पैरामीटर क्या है? मार्केट पैरामीटर है इंटरेस्ट रेट। इसमें कितना परसेंटेज का चेंज हुआ? 1% का। तो इसको नीचे में क्या लिख देंगे? 1% नहीं लिख देंगे। राइट, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यही हो गया हमारा सेंसिटिविटी। समझे? अब नेगेटिव साइन का मतलब पूछा जा सकता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जब आपका रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस घट रहा है। ठीक है, यानी कि उल्टा रिश्ता है, दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसीलिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? नेगेटिव साइन डाल रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बॉन्ड की वैल्यू 75,000 75,000 गिरती है जब इंटरेस्ट रेट 1.5% बढ़ता है, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है? चलिए तो दोस्तों आपको पता ही है कि सेंसिटिविटी हमें निकालना है। तो सेंसिटिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमारा जो मार्केट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल है और मार्केट पैरामीटर है, दोनों के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है? तो वेरिएबल है हमारा मार्केट वेरिएबल है हमारा बॉन्ड प्राइस। जो बॉन्ड प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा है तो माइनस डाल दीजिए, -75,000। और पैरामीटर क्या है हमारा? इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस डाल दीजिए 1.5%। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यू विल गेट -50,000। इसको करके देखिए ना, -15,000 मिलेगा आपको पर 1%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, तो ऑप्शन यानी कि बॉन्ड हर एक 1% रेट बढ़ने पर 50,000 रुपया घट रहा है। समझे? चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों अब हम लोग बैंकिंग बुक पे आते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक होता है बैंकिंग बुक, एक होता है ट्रेडिंग बुक। इसमें ना क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा बैंकिंग बुक पे कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए
बैंकिंग बुक में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो लोन है, राइट, आपका जो डिपॉजिट है, ये सभी बैंकिंग बुक में आते हैं। और जो ट्रेडिंग बुक होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड हैं, जो आपके शेयर्स हैं, राइट, होल्ड किए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो आते हैं, राइट। तो बैंकिंग बुक को ना हम लोग इंटरेस्ट रेट गैप देखते हैं। बैंकिंग बुक में हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी मेजर इन द बैंकिंग बुक, वी मेजर द इंटरेस्ट रेट गैप। इंटरेस्ट रेट गैप हम लोग बैंकिंग बुक के अंदर देखते हैं, जिससे समझ आता है कि जो हमारा एनआईएम है, एनआईएम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर रेट चेंज हो जाए तो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनआईएम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनआईएम इफ रेट चेंज। यदि मान लीजिए कि रेट आपका चेंज हो जाए तो एनआईएम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो बैंकिंग बुक में हम लोग इंटरेस्ट रेट गैप देखते हैं, हमें ये क्लियर होता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट। तो उस पे बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हमारा रेट चेंज हो जाए। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्ट रेट गैप किस चीज की सेंसिटिविटी मेजर करता है, यही पूछ रहा है ना। द इंटरेस्ट रेट गैप मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ, सवाल यही है, इंटरेस्ट रेट गैप मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ। ऑप्शन ए कर रहा है ट्रेडिंग बुक मार्केट वैल्यू टू इक्विटी प्राइस, बी कर रहा है बैंकिंग बुक की एनआईएम सेंसिटिविटी, सी कर रहा है बॉन्ड पोर्टफोलियो ड्यूरेशन टू द यील्ड शिफ्ट, और डी कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू द करेंसी फ्लक्चुएशन। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट गैप होता है वो बैंकिंग बुक नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू रेट चेंज मेजर करता है। क्योंकि दोस्तों गैप एनालिसिस जो होता है ना, यहाँ पे जो गैप एनालिसिस है वो हमें यह बताता है कि जब रेट बदलेंगे तो बैंक का इंटरेस्ट रेट इनकम, इंटरेस्ट रेट इनकम यानी कि एनआईआई जिसको बोलते हैं, और एक्सपेंस कितना बदलेगा, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप गैप एनालिसिस पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक अलग से है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क का, आगे आप लोग मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे। तो गैप एनालिसिस में हम लोग यही करते हैं कि जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, जो हमारा मार्केट ये वेरिएबल ये है, मार्केट पैरामीटर है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो रेट बदलेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, किस पे, इनकम पे या और हमारे एक्सपेंस पे, और कुमुलेटिव बोले तो एनआईएम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ऑप्शन सी में ड्यूरेशन कर रहा है, तो ड्यूरेशन बॉन्ड की प्राइस सेंसिटिविटी को बताता है, एनआईएम से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए, अभी जो हमने कंसेप्ट एक बार समराइज कर लेते हैं, तो हमें सेंसिटिविटी क्या बताता है, सेंसिटिविटी बताता है कि कितनी चेंज होती है वैल्यू जब मार्केट पैरामीटर चेंज होती है। यदि सेंसिटिविटी नेगेटिव है, इसका मतलब होता है कि रेट बढ़ने से वैल्यू घट रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये इंटरेस्ट रेट गैप है वो बैंकिंग बुक का एनआईएम मेजर करता है, और जो हमारा ड्यूरेशन है और जो वीएआर है वो ट्रेडिंग बुक की प्राइस सेंसिटिविटी को मेजर करता है, राइट। तो दो चीज मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट गैप बैंकिंग बुक का एनआईएम मेजर करेगा, और ड्यूरेशन और वीएआर जो है ट्रेडिंग बुक की प्राइस सेंसिटिविटी को मेजर करेगा। बस यही कंसेप्ट क्लियर कर रख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, मीन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा गया था दोस्तों। आइए मीन कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इससे फेमिलियर हैं, मीन निकालना बहुत सिंपल है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन एक तरह का एवरेज ही तो होता है, मीन कुछ नया चीज थोड़ी है। मीन क्या है, एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज, जैसे मान लीजिए कि आपको वीकली स्टॉक प्राइस का मीन निकालना है, तो नोमिनेटर में क्या लिखिएगा, समेशन ऑफ वीकली स्टॉक प्राइस, और डिनोमिनेटर में क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ वीक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 26 वीक का प्राइस है, टोटल आपको कितना मिला, मान लीजिए मिला 3214.12। मान लीजिए कि 26 वीक का आपने स्टॉक प्राइस जोड़ा, सबको जोड़ जाड़ के आपको मिला 3214.12। तो आपको मीन निकालना है, तो क्या कीजिएगा, जो समेशन है उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए, और कितने नंबर है, 26 नंबर है, डिवाइड कर दीजिए इसे, तो आपको मिल जाएगा 123.62। ये हमारा क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। इसका मतलब है कि वीक का जो एवरेज प्राइस है वो है 123.62 रुपया। चलिए, अब दूसरी बात आती है डेविएशन। डेविएशन का क्या मीनिंग होता है, देखिए डेविएशन का मतलब कि मीन से हम कितना दूर हैं, इसका मतलब होता है कि मीन से हम कितना दूर हैं, राइट। तो आप देखते हैं कि वीक का जो प्राइस है वो मीन से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीकली प्राइस माइनस मीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो पहला वीक का प्राइस है वो 124 रुपया है, और हमने अभी मीन कितना निकाला है, 123.62। ये स्टॉक प्राइस की बात हो रही है, तो पहला वीक का प्राइस है 124 और हमने मीन निकाला है 123.62, राइट। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो वीक का प्राइस आपको 124 लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए 123.62, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 0.38। दोस्तों आप यदि बुक में देखेंगे ना, इतना क्लैरिटी से कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो तो बस एक टेबल बना के रख दिए आपके लिए कि टेबल से सब कुछ समझ जाओ। लेकिन दोस्तों जरूरत है क्लैरिटी की, बीएफएम एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यदि आपको एक एक चीज नहीं क्लियर होगा, मीन कैसे निकालना है, डेविएशन कैसे निकालना है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आखिर वो टेबल बना कैसे है।
राइट। तो दोस्तों यही खासियत है इस पार्टिकुलर पीडीएफ की, आपको जो बिग चंक है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप उससे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर तो आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का केस स्टडी क्यों ना पूछ ले, उसको तो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपने डेविएशन निकालना सीख लिया, क्या करना है, मीन से जो वीकली प्राइस है उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है क्या, देखिए अब ये डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने का फायदा ये होता है कि यदि नेगेटिव भी होगा ना तो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगा, आपको पता है, इसीलिए स्क्वायर किया जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए हम डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो लॉजिक को समझिए, आखिर स्क्वायर कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग स्क्वायरिंग, इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेगेटिव वैल्यू वी आर स्क्वायरिंग, राइट। तो स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन का स्क्वायर। तो आपको यदि 0.38 डेविएशन आ रहा है तो 0.38 का स्क्वायर निकाल लीजिए, जो कि आपको मिलेगा 0.15, अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा 0.1444, इसको आप 0.15 कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आपको स्क्वायर डेविएशन में मिल गया। अब आता है रोल वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होता है, यानी सभी स्क्वायर डेविएशन को जोड़कर वीक के नंबर से डिवाइड कर लीजिए। आपको ये पता ही है, समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन कितना है, तो समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। अब देखिए ये जो चीज आया है ना, कैसे आया है, तो अभी जितने भी 26 आपके बुक में ना 26 डेटा दिए हुए हैं, राइट। पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा। जैसे मान लीजिए कि पहला डेटा आपको मिला कितना था, मीन 23 था, ओके 21 मिला। फिर अगला डेटा मिला आपको 22 मिला, फिर 23 मिला। तो 21 को आप 20 जो मीन है 23 पॉइंट कितना था, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 123 है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको मान लीजिए 121 है, 122 है, 123 है। तो 121 माइनस 123.26 निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर 122 माइनस 123.26, मतलब सब वैल्यू का आप पहले डेविएशन निकालिए, फिर स्क्वायर कीजिए और उसको नोमीटर में डालिए, तो आपको मिलेगा कितना 2150.15, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको क्या दे देगा, वेरिएंस दे देगा, समझे। तो वेरिएंस बताता है कि डेटा मीन के अराउंड कितना बिखरा हुआ है। और फाइनली जो आपका वोलेटिलिटी होता है, वोलेटिलिटी और वेरिएंस एक ही चीज होता है, राइट। तो वोलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वोलेटिलिटी क्या होता है, एक चीज नहीं होता है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, ये अंडर रूट होता है। यहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगा पीडीएफ में, जो वोलेटिलिटी होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। वोलेटिलिटी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये होता है कि जो आपको मिलेगा ना 9.27 मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस एवरेज से 9.27 का इधर उधर उथल पुथल करता है, यही इसका रिस्क है, समझे। वोलेटिलिटी यही होता है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, पहले मैंने आपको मीन निकालना सिखाया, मीन आपने निकाल लिया, फिर आप डेविएशन निकालेंगे मीन से। तो देखिए इसका आपको फ्लो चार्ट बना देते हैं, पहले मीन निकालेंगे, मीन से आप डेविएशन निकालेंगे, फिर डेविएशन से आप स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे, फिर स्क्वायर डेविएशन का समेशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट कर लेंगे तो आपको एसडी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था, दो केस स्टडी फॉर्मेट में पूछता है, राइट। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। अब आइए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर 10 वीक का स्क्वायर डेविएशन का सम 500 है, ठीक है, 10 वीक का स्क्वायर डेविएशन का सम 500 है, तो वेरिएंस क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द वेरिएंस, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए क्या होगा वेरिएंस। तो देखिए आपको 10 वीक का स्क्वायर डेविएशन दे रखा है 500, तो वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अपॉन नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर डेविएशन का समेशन 500 दिया हुआ है और नंबर हमारा 10 है, कितना हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, राइट। 50 कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है। तो वेरिएंस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा हमारा डेटा स्प्रेड होता है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि स्टॉक का वेरिएंस 81 दे रखा है, तो वोलेटिलिटी क्या होगा, तो बस सिंपल है, अंडर रूट 81 कर लीजिए, 9 हो जाएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट, 9 हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी से रिस्क का पता चलता है, ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि ज्यादा प्राइस का झटका मिलने वाला है। एक बार समराइज कर ले फैक्ट को देखिए, मीन निकालना हो समेशन ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय एन, प्राइस डेविएशन निकालना हो प्राइस माइनस मीन, वेरिएंस निकालना हो तो समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अपॉन एन, ठीक है, और वोलेटिलिटी निकालना हो तो अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसमें हमको मीन डेविएशन वेरिएंस वोलेटिलिटी सब कुछ एक जगह बता रहा है। मीन बताता है एवरेज स्टॉक प्राइस, डेविएशन बताता है, क्या बताता है दोस्तों, तो डेविएशन हमें क्या बताता है, मेजर वीकली प्राइस वेरिएशन, वेरिएंस क्वांटिफाई करेगा डेटा डिसबर्सन, और वोलेटिलिटी जो है आपके रिस्क को एसेस करेगा।
राइट। अब देखिए, पहले आपको पहले बताया कि वोलेटिलिटी अंडर रूट वेरिएंस होता है, राइट। अब इसमें दो तीन वर्ड है जो कि समझना बहुत जरूरी है। एक होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, राइट। तो इसको समझिए, ये क्या बताया जा रहा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो देखिए, मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, इसे हम मेजर करते हैं वोलेटिलिटी से। लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में क्या डिफरेंस है? दो तरह के वोलेटिलिटी होते हैं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि एक स्टॉक या एसेट का प्राइस, एक स्टॉक या एसेट के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसको मैथमेटिकली निकालते हैं। इसको क्वांटिफाई करना है तो अंडर रूट वेरिएंस कर लीजिए। तो यदि वोलेटिलिटी आपका ज्यादा है, मतलब प्राइस का उथल पुथल ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी कम है तो स्टेबल प्राइस मूवमेंट होगा। अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो कि इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो यह पास डेटा से निकलता है, जैसे कि एक मंथ का डेली रिटर्न। इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले आप मीन निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हर रिटर्न का डेविएशन निकालिए मीन से। उसके बाद सबका डेविएशन को स्क्वायर कर दीजिए और फिर सब स्क्वायर डेविएशन का एवरेज ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिए तो आपको क्या मिल जाएगा? वोलेटिलिटी मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन करता है, जैसे ये देखिए, एक स्टॉक का डेली रिटर्न जो है ओवर अ मंथ है, उसका वेरिएंस देखिए। अगर एक मंथ का वेरिएंस 64 दिया हुआ है तो आपसे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी पूछ रहा है। तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अंडर रूट 64 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में थोड़ा समझा दूं, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बताया ना दो तरह का वोलेटिलिटी होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है कि जो ऑप्शन प्राइस के अंदर छुपी होती है। कहाँ छुपी होता है? ऑप्शन प्राइस के अंदर। यह बताता है कि मार्केट फ्यूचर में कितना प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है। तो यहाँ फ्यूचर की बात होती है और हिस्टोरिकल में हिस्ट्री की बात होती है। यानी मार्केट जो है फ्यूचर में कितना प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है। और दोस्तों यह जो है ना, हम एक ब्लैक स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है जिसके माध्यम से हम ये बताते हैं। आपने ब्लैक स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एवीएफएम में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइए मुझे। जरूर पढ़ा है। आप जब यूनिट 13 पढ़ेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, तो वहां पे ये ब्लैक स्कोल मॉडल है और बीएफएम में भी है। तो कुछ चीजें कॉमन हैं, राइट। तो ब्लैक स्कोल मॉडल क्या कहता है कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इसका, मॉडल के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाला जाता है, ठीक है। तो बस बेसिक पॉइंट याद रखिए कि हमें ऑप्शन प्राइसिंग के फ्यूचर वैल्यू का पता चलता है कि मार्केट फ्यूचर में कितना प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आइए दोस्तों, यही इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब शायद आप क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाए कॉन्फिडेंटली। तो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज करेक्ट। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग पास्ट प्राइस डेटा। नहीं, इट रिफ्लेक्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। बिल्कुल सही। इट इज ऑलवेज लोअर देन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। अब देखिए, लोअर का तो कोई ऐसा बात नहीं आता है, राइट। तो क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। इट इज ड्राइव फ्रॉम बॉन्ड यील्ड। नहीं, बॉन्ड यील्ड का कोई लेना देना नहीं है। सही जवाब है ये। तो याद रखिएगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ये ऑप्शन प्राइसिंग से पता चलता है, ब्लैक स्कोल मॉडल से, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी पास डेटा का यूज करता है। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। और आपके एवीएफए में ब्लैक स्कोल का फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने, तो अभी हम लोग यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो है स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ, वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम पीरियड। इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है ना हमारा, जो आप सामने देख रहे हैं, हमारे सब कुछ कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स में हर एक वो चीजें हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में, चाहे वो केस स्टडीज का पीडीएफ हो, चाहे वो न्यूमेरिकल का पीडीएफ हो, थ्योरेटिकल पीडीएफ हो, या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पीडीएफ हो, फॉर्मूला पीडीएफ हो, राइट, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हो, सब कुछ है उसके अंदर डाला हुआ। तो दोस्तों, अगर किसी स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी मान लीजिए 2% है, तो क्या आप एनुअल वोलेटिलिटी बता सकते हैं? या फिर मंथली या वीकली वोलेटिलिटी कन्वर्ट करनी है, तो क्या आपको शॉर्टकट पता है? तो देख चलिए दोस्तों, एक वोलेटिलिटी कन्वर्जन एक मैजिक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल। इसको समझिए क्या होता है। अगर आपके पास डेली वोलेटिलिटी दे रखा है, क्या दे रखा है? डेली वोलेटिलिटी दे रखा है, और आपको मान लीजिए मंथली वोलेटिलिटी निकालना है या वीकली वोलेटिलिटी निकालना है, तो आप उसके लिए ना स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल को यूज करते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि ओवर टी पीरियड में यदि वोलेटिलिटी निकालना हो तो डेली वोलेटिलिटी को अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे टी क्या है? टी है हमारा नंबर ऑफ डेज, वीक, मंथ इन अ टारगेट पीरियड। और स्क्वायर रूट ऑफ टी क्या है? यानी नंबर ऑफ डेज का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियरली दिखे। जैसे मान लीजिए कि आपको डे टू मंथली वोलेटिलिटी निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो डेली वोलेटिलिटी है वो है 1.5%, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है? मंथली वोलेटिलिटी निकालने का।
तो कैसे निकालेंगे मंथली वोलेटिलिटी? फॉर्मूला में आ जाइए, ठीक है। क्या फॉर्मूला कहता है? डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी, ठीक है। तो एक महीना में 30 दिन मान लीजिए, कितने दिन है? 30 दिन। तो क्या करेंगे? डेली वोलेटिलिटी को अंडर रूट 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका 1.5 इंटू 5.48 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.22% आएगा, समझे? तो याद रखिए, डे का स्क्वायर रूट लेकर डेली वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। डे का नंबर ऑफ डेज का स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसको डेली वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? मंथली वोलेटिलिटी मिल जाएगा। अब एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रिवर्स कन्वर्जन। क्या रिवर्स कन्वर्जन का मतलब हुआ? कि अब मान लीजिए कि आपको ना 36 डे का वोलेटिलिटी दे दे और पूछे कि एक दिन का वोलेटिलिटी बताओ, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं रिवर्स कन्वर्जन। तो इस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, समझे? यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रिमेंबर इट। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि जो 36 डे का वोलेटिलिटी है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और कितने दिन में है? 36, अंडर रूट 36 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो 18% अपॉन 6 यानी 3%। तो ये 3% क्या हो जाएगा? हमारा डेली वोलेटिलिटी हो जाएगा। तो रिवर्स केस में डिवाइड करते हैं, सीधा फॉर्मूले का उल्टा हो जाता है, समझे? तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहां देखिए, एक स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी है 2%, तो इसका एनुअल वोलेटिलिटी क्या होगा? आप मान लीजिए कि एक साल में 252 ट्रेडिंग डेज हैं, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको पता ही है कि यदि हमें एनुअल वोलेटिलिटी निकालना है तो डेली वोलेटिलिटी पहले लिख देंगे, इंटू अंडर रूट टी कर देंगे, अंडर रूट 252 कर देंगे, तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 15.87। सो दिस यू विल गेट 31.75%, राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो जब भी आपको ईयरली निकालना हो तो बस रूट 252 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15.87 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अगला सवाल है कि आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मंथली वोलेटिलिटी दिया हुआ है तो वीकली वोलेटिलिटी क्या होगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब आप गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, अदरवाइज खाली मेरा ये वीडियो सुनने से नहीं काम चलेगा, बीएफएम में सुनने से नहीं काम चलेगा दोस्तों, क्योंकि बीएफएम एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मंथली वोलेटिलिटी दे रखा है 12%, वीकली वोलेटिलिटी पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? आपको मानना है कि एक वीक में 4 महीना होता है, ठीक है? तो वीकली कैसे निकालेंगे बताइए? 4 वीक इन अ मंथ। तो क्या करेंगे? उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। 12% नोमिनेटर में डाल दीजिए और अंडर रूट 4 डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। सो 12% डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 6%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो शॉर्टकट याद रखिए, अगर पीरियड प्रोपोर्शनल हो, जैसे मान लीजिए कि मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, तो डायरेक्टली रूट 4 या 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले डेली निकालिए। कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं ना, अरे मंथली दिया है, हमने तो डेली पढ़ा था और फिर डेली से वीकली निकालेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। सीधा जब आपको रिलेशन दिया ही हुआ है कि एक महीना में 4 वीक होता है, तो सीधा अंडर रूट 4 कर दीजिए ना। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए, मैं आपको क्विक समरी टेबल यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखिए वही किया है, पहले डेली निकाला और फिर डेली से वीकली निकला। काहे इतना मेहनत करना? शॉर्टकट यूज कीजिए ना, सीधा वीकली को मंथली अपॉन रूट 4 कर लीजिए। ये मत कीजिएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक्स्ट्रा टाइम खा जाएगा। और एग्जाम में आपको यही चीज चेक किया जाता है। यहाँ पे मंथली दे देगा, पूछेगा वीकली बता दो, ईयरली दे देगा, पूछेगा मंथली बता दो। तो ईयरली आपको मान लीजिए दिया हुआ है 12% और आपको पूछा है मंथली, तो आपको पता ही है कि एक साल में 12 महीना होता है, तो सीधा 12% को अंडर रूट 12 कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए, अब मैं आपको समरी प्रोवाइड कर देता हूं। जब भी डेली से मंथली निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? डेली इंटू अंडर रूट 30। जब भी डेली से एनुअली निकालना हो, डेली इंटू अंडर रूट। अब देखिए, हमेशा ये रूट 252 मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितना ट्रेडिंग डे मान के चलना है एक साल में, ठीक है? और फिर देखिए, सिंपल सा चीज है, लॉन्गर पीरियड से डेली आना है तो अंडर रूट टी से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे दिमाग में रखिए आप इसको कि देखिए, आपका लॉन्गर पीरियड का वोलेटिलिटी ज्यादा होगा और डेली वोलेटिलिटी कम होगा, तो ज्यादा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। यही तो लॉजिक है, बस इसको याद रखिए दिमाग में। तो दोस्तों, अब आप वोलेटिलिटी को टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करना सीख गए हैं। बस स्क्वायर रूट लगाइए और आंसर निकालिए, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिस्क मेजरमेंट। क्या है? रिस्क मेजरमेंट। आइए रिस्क मेजरमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मेजरमेंट? यहाँ पे दोस्तों एक रिस्क रेशियो आता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है ये। अब इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं रिस्क रेशियो की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से जब आप डिवाइड कर देंगे ना, यानी रिस्क कितना है एक यूनिट रिटर्न के कंपैरिजन में, हाउ मच रिस्क इज देयर एज कंपेयर टू 1 यूनिट रिटर्न। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ए है, ठीक है? उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन्होंने 3.56, और एक्चुअली यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है? एक बिजनेस ए है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन्होंने 3.56, ठीक है?
और रिटर्न दे रखा है इन्होंने, रिटर्न दे रखा है इन्होंने 7.20 लाख। ये 3.56 क्या है, बेसिकली लाख है, ये भी लाख में होगा। तो एक बिजनेस है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.56 लाख और रिटर्न है 7.20 लाख। तो आपसे पूछेगा बताओ रिस्क रेशियो क्या है। तो आपको क्या करना है, रिस्क रेशियो निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको न्यूमरेटर में डाल दीजिए, और जो मीन है, ठीक है, जो मीन रिटर्न, इसको मीन रिटर्न बोलते हैं, जो मीन रिटर्न है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, यानी 7.20। तो ये लगभग लगभग 0.49 आएगा या 49% आएगा, राइट। इसका मतलब यह है, मतलब समझिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह हुआ कि 1 रुपया कमाने के लिए बिजनेस 49% का रिस्क ले रहा है। समझे, बुक में कहीं आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ये चीज आप जब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। 1% कमाने के लिए, सॉरी 1 रुपया कमाने के लिए बिजनेस कितना का रिस्क ले रहा है, 49% का रिस्क ले रहा है। इसीलिए बोलते हैं इसको रिस्क रेशियो। बिजनेस इज टेकिंग 49% रिस्क टू अर्न 1 रुपीज। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, राइट। पहले फिर डाइवर्सिफिकेशन पे हम लोग आते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बिजनेस का मीन कैश फ्लो 12,000 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4800 दिया हुआ है, तो रिस्क रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो कैश फ्लो दिया हुआ है 12,000, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4800, तो 4800 अपॉन 12,000, यही होता है ना रिस्क रेशियो, सिग्मा अपॉन म्यू। तो इसका वैल्यू आप निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 0.40 और 40%। सो 40% ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब ये हुआ कि बिजनेस यदि 1 रुपया कमा रहा है उसके लिए 40% का वो रिस्क ले रहा है, राइट। क्लियर है, चलिए मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए ताकि आप समझे तो आखिर रिस्क रेशियो होता क्या है। 1 रुपया कमाने के लिए 40% का रिस्क ले रहा है, यही मतलब होता है। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, समझिए। अगर आप मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो जिनकी कैश फ्लो एक जैसी नहीं चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए बिजनेस 1 है, इसकी कैश फ्लो डिफरेंट है, बिजनेस 2 है, इसकी कैश फ्लो डिफरेंट है, यानी उनका कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है या वीक हो सकता है। लिखा है ना नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, कुछ नेगेटिव कोरिलेटेड होगा, कुछ वीक होगा, तो आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो यही होता है कि जब आप अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, जिनका कैश फ्लो एक जैसा नहीं है, यानी उनकी कोरिलेशन नेगेटिव है या वीक है। कोरिलेशन नेगेटिव वीक होने का मतलब कि एक कोई, किसी का रिस्क ज्यादा है, किसी का रिस्क कम है, किसी का कैश फ्लो ज्यादा डेबिट कर रहा है, तो आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। इससे पोर्टफोलियो का रिस्क रेशियो कभी कभी इंडिविजुअल बिजनेस से भी कम हो जाता है। सोचिए, जैसे मान लीजिए कि B1 का रिस्क रेशियो है 40%, B2 का रिस्क रेशियो है 30%, और जो कंबाइंड और B3 का समथिंग है, B4 का समथिंग है, और जब कंबाइंड पोर्टफोलियो का जो रिस्क रेशियो निकलता है ना वो मात्र 10% निकलता है। ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल बिजनेस का जो रिस्क रेशियो है उसके कंपेरिजन में जो पोर्टफोलियो का रिस्क रेशियो है वो कम मिलेगा आपको, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सवाल है कि व्हाई डज द पोर्टफोलियो रिस्क रेशियो बिकम लोअर देन द इंडिविजुअल बिजनेस रिस्क रेशियो, क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑल बिजनेस हैव आइडेंटिकल कैश फ्लो। ऑप्शन बी कह रहा है कि कैश फ्लो आर परफेक्टली कोरिलेटेड। ऑप्शन सी कह रहा है कि कैश फ्लो आर अनकोरिलेटेड। ऑप्शन डी कह रहा है कि द पोर्टफोलियो इग्नोर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लगता है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब जब एक बिजनेस का प्रॉफिट गिरता है और दूसरे का बढ़ता है तो लॉस और गेन बैलेंस हो जाते हैं और पोर्टफोलियो का रिस्क, टोटल रिस्क कम हो जाता है। यही होता है, इसी को बोलते हैं अनकोरिलेटेड। मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसका कैश फ्लो बढ़ रहा है, दूसरे का कैश फ्लो घट या प्रॉफिट घट रहा है, तो ये क्या होगा, आपस में नलीफाई हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो पोर्टफोलियो है उसका जो रिस्क है रेशियो है वो कम हो जाता है, समझे। और ये रिस्क रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको दो बिजनेस को यदि कंपेयर करना है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए इसी को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखिए क्या कर रहा है कि बिजनेस सी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन्होंने 5,000 रुपया और मीन दे रखा है इन्होंने 10,000 रुपया। तो सवाल है कि कौन सी बातें सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैश फ्लो हाईली स्टेबल है। ऑप्शन बी कह रहा है रिस्क रेशियो 0.50 है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इररिलेवेंट है रिस्क से। क्या लगता है दोस्तों। तो जब भी आपको रिस्क रेशियो निकालना हो ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और मीन को आप डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। 50,000 अपॉन 10,000 कितना हो जाएगा, 0.50 नहीं हो जाएगा, यानी कि 50% नहीं हो जाएगा, राइट। ये 50% क्या है, आपका रिस्क रेशियो ही तो है। मतलब क्या हुआ कि मॉडरेट रिस्क यूनिट, मतलब यही हुआ कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 50% का रिस्क ले रहे हैं, तो मतलब मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं पर यूनिट रिटर्न। तो बी नंबर करेक्ट है। तो दोस्तों हमने अभी क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लीजिए, राइट। तो हमने एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। हमने ये सीखा कि रिस्क रेशियो यदि निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा को म्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब रिस्क रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर है। अब मान लीजिए कि आपको 3-4 बिजनेस को ये करना है, कंपेयर करना है कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सबका रिस्क रेशियो निकाल लीजिए और जिसका रिस्क रेशियो सबसे कम होगा
उसमें आप उसमें रिस्क कम है, वो मतलब उतना बेटर है। समझ में आया? तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा टूल है रिस्क रेशियो। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की, तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम हो जाता है जब कैश फ्लो कैसे हो, कोरिलेटेड नहीं होते हैं। तो देखिए, पोर्टफोलियो जब कोरिलेशन नहीं होता है ना, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। और फिर हमने बात की कि रिस्क को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए एक और कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, CRAR, जिसको कुक्स रेशियो भी कहा जाता है। चाहिए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, शायद एक कंसेप्ट छूट रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, एनआईएम को हम लोग बाद में देखते हैं। ओके, कुक्स रेशियो की बात करते हैं। चलिए एक और चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, शायद ये आपको काम आ जाए। एनआईएम का फॉर्मूला भी आप जान ही लीजिए, आगे मैं बताऊंगा। एनआईएम का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस अपॉन एवरेज अर्निंग एसेट, एवरेज अर्निंग एसेट, ये होता है हमारा एनआईएम। तो अब यह सवाल है कि इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या हुआ, कि बैंक ने लोन और इन्वेस्टमेंट से कितना इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि बैंक ने डिपोजिटर को या लेंडर को कितना इंटरेस्ट दिया। एवरेज अर्निंग एसेट क्या होता है, यानी कि वो टोटल एसेट जो इनकम कमा के देता है, जैसे कि लोन, लोन इनकम कमा के दे रहा है ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इनकम कमा के दे रहा है ना। तो एनआईएम से हमें यह पता चलता है कि बैंक अपनी एसेट का कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। समझे, जितना ज्यादा एनआईएम होगा उतनी अच्छी बैंक की एफिशिएंसी होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो एनआईएम का जो है ना डीप कनेक्शन किससे होता है, इंटरेस्ट रेट से होता है। अच्छा, और एक और चीज आप याद रखिएगा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एचएफटी। एचएफटी होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो आरबीआई के हिसाब से हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की सिक्योरिटी कितने दिन के अंदर बेचनी पड़ती है, तो वो आपको याद रखिएगा। एचएफटी वो सिक्योरिटी होती है जो बैंक शॉर्ट टर्म के लिए रखता है। कुछ सिक्योरिटी ना बैंक शॉर्ट टर्म के लिए रखता है, उसी को एचएफटी बोलते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, राइट। जैसे मार्केट के फायदा उठाने के लिए, तो मार्केट रेट बढ़ेगा, बढ़े तो बेच दीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन कंडीशन यह है कि 90 डेज के अंदर आपको बेचना होगा। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली सिक्योरिटी जैसे कि एचटीएम आते हैं, उसको एचटीएम बोलते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो एचएफटी शॉर्ट टर्म होता है, एचटीएम जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। तो 90 दिन के अंदर आपको एचएफटी को बेचना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा कुक्स रेशियो, राइट। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है बुक में, जैसे कि आप पढ़ेंगे ना, रिस्क कौन सा रिस्क कब है, क्या रिस्क कैसे होगा, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग व्हेन वी विल डिस्कसिंग इसके थ्योरी पार्ट को। अब थोड़ा CRAR पे आते हैं। तो इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। तो CRAR हमें यह बताता है कि बैंक के पास अपने रिस्क एसेट के मुकाबले कितना कैपिटल अवेलेबल है। तो इसके रिस्क वेट के मुकाबले कितना कैपिटल अवेलेबल है वो हमें CRAR बताता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टीयर 1 कैपिटल का, आपको क्लासिफिकेशन पता होगा, टीयर 1 कैपिटल होता है, टीयर 2 कैपिटल होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, अपॉन RWA से डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, राइट। तो यह परसेंटेज में होता है, और इंडियन बैंक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 9% है, राइट। और बेसल 1 इसको 8% कहता है, ठीक है। तो यह परसेंटेज में होता है, इंडियन बैंक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9%, बेसल 1 के 8% से ज्यादा है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मतलब बैंक के पास अपना रिस्की लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए सफिशियंट कैपिटल होना चाहिए, ताकि किसी भी लॉस को कवर किया जा सके। के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैंक का टीयर 1 कैपिटल है 500 करोड़ और टीयर 2 कैपिटल है 300 करोड़, रिस्क वेट एसेट है 8000 करोड़। तो CRAR आपसे पूछा है, तो बहुत सिंपल है, 500 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 8000, राइट। सो दिस विल गिव यू ऑलमोस्ट इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज में कवर हो जाएगा, राइट। तो 10% हो जाएगा। तो बैंक का जो 9% मिनिमम है उसके ऊपर है, तो यह सेफ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है VAR, वैल्यू एट रिस्क। इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो वैल्यू एट रिस्क बताता है कि बैंक को अपने मार्केट रिस्क के लिए कितना कैपिटल रिजर्व करना चाहिए, यानी जो मार्केट रिस्क है उसके लिए बैंक को कितना कैपिटल रिजर्व करना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल चार्ज इज इक्वल टू VAR प्रीवियस डे, राइट, और इनटू एवरेज VAR लास्ट 60 डे प्लस फैक्टर। एक्चुअली इसका कभी यूज होगा नहीं, आपको बुक में भले दिया हुआ है, ये आज तक कभी पूछा नहीं है ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन। प्लस फैक्टर एक एक्स्ट्रा बफर होता है जो मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के बाद डिसाइड होता है। बैक टेस्टिंग से हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं,
ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बैंक का जो पिछले डे का वीएआर है वो 50 करोड़ है और एवरेज 60 दिन का जो एवरेज वीएआर है वो 40 करोड़ है, तो मार्केट रिस्क का कैपिटल चार्ज क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या कहता है कि मैक्सिमम लेना है आपको, किसका? 50 करोड़ का या 3 टाइम्स 40 का, समझे? तो इसका वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम ऑफ 50 और 120, तो मैक्स क्या है? 120 है। 50 और 120 में मैक्सिमम क्या है? 120 ही तो मैक्सिमम है। तो बैंक को मार्केट रिस्क के लिए 120 करोड़ जो है रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो वीएआर का मतलब यही होता है, वैल्यू एट रिस्क का मीनिंग सिंपल मतलब यही होता है कि बैंक को अपने मार्केट रिस्क के लिए कितना कैपिटल रिजर्व करना चाहिए, समझे? और भी इसका एक दूसरा मतलब है, जब हम लोग मार्केट रिस्क वाले पे आएंगे तो आपको मैं वहां भी बताऊंगा एक और इंटरप्रिटेशन है वीएआर का। अभी फिलहाल ये समझिए कि मार्केट रिस्क के लिए कितना रिजर्व करना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, तो अभी हमने दो क्वेश्चन देखे कि सीआरएआर जो है बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है और इंडिया में मिनिमम सीआरएआर जो है वो 9% है। और वीआर जो है कैपिटल चार्ज मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल बफर डिसाइड करता है। कैपिटल चार्ज हाईएस्ट होता है प्रीवियस डे वीआर का या 3 टाइम्स एवरेज वीआर में से जो भी हाईएस्ट होगा वही हमें वीआर का कैपिटल चार्ज लेना है, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रहेंगी। अब आइए, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपोनेंट, राइट? तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर कंसेप्ट। तो बेसिकली स्पेशली हम लोग मार्केट रिस्क के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। वी विल टॉक इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट रिस्क, राइट? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई और बेसल नॉर्म के हिसाब से मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मार्केट रिस्क के लिए दो मेन पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है हमारा स्पेसिफिक रिस्क चार्ज, मतलब यह कवर क्या करता है? इशूअर स्पेसिफिक रिस्क कवर करेगा। मतलब अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी या इशूअर के सिक्योरिटी में रिस्क हो तो उसके लिए यह चार्ज लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि डिफॉल्ट होने का रिस्क है। किसका रिस्क है? डिफॉल्ट होने का रिस्क है। इंडिया में शॉर्ट सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन है ना? लिखा है ना, शॉर्ट पोजीशन आर रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, राइट? लेकिन यह चार्ज दोनों लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे लगता है। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक रिस्क चार्ज है ना, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, दोनों पे ये चार्ज लगेगा। ऑल्दो इंडिया में शॉर्ट पोजीशन का सेल करना रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? तो ये मैंने क्या समझाया आपको? इशूअर स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं इसको, कि अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी या इशूअर का सिक्योरिटी में रिस्क हो तो उसके लिए यह चार्ज लगता है, स्पेसिफिक रिस्क चार्ज बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा जनरल मार्केट रिस्क। तो यह कवर करता है ओवरऑल मार्केट के इंटरेस्ट रेट चेंज का इम्पैक्ट। मतलब कि ओवरऑल मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज का इफेक्ट हमारा जनरल मार्केट रिस्क कवर करता है। इसको कैलकुलेट करते हैं अलग अलग करेंसी के लिए, सेपरेटली फॉर ईच करेंसी, राइट? तो दो तरह का रिस्क होता है, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल इसीलिए वर्ड आ गया है क्योंकि हम लोग हर एक करेंसी के लिए सेपरेटली निकाल रहे हैं, राइट? तो ओवरऑल मार्केट के इंटरेस्ट रेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ये करता है कि इशूअर का स्पेसिफिक रिस्क का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी या इशूअर के सिक्योरिटी में रिस्क हो तो उसके लिए यह चार्ज लगता है, ठीक है? तो चलिए, जनरल मार्केट रिस्क के चार कंपोनेंट होते हैं। तो चार कंपोनेंट में पहला आता है हमारा नेट पोजीशन चार्ज, दूसरा आता है वर्टिकल डिसअलायंस, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस और चौथा होता है ऑप्शन चार्ज। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सबके बारे में। तो नेट पोजीशन चार्ज जो भी आपके नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट पोजीशन है ट्रेडिंग बुक में, उनका चार्ज होता है। ये नाम से ही क्लियर है, नेट पोजीशन। वर्टिकल डिसअलायंस या कि मान इसका मतलब होता है कि अगर सेम टाइम बैंड में, यहाँ पे कीवर्ड याद रखिए, सेम टाइम बैंड, अगर सेम टाइम बैंड में आपके मैचिंग पोजीशन आते हैं तो छोटा सा चार्ज लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिसअलायंस, ठीक है? सेम टाइम बैंड में मैचिंग पोजीशन आते हैं तो जो चार्ज लगता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिसअलायंस। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस, यानी अगर अलग टाइम बैंड में, लिखा है ना डिफरेंट टाइम बैंड में, अगर मैचिंग पोजीशन आता है, राइट, तो थोड़ा बड़ा चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस। तो वर्टिकल डिसअलायंस सेम टाइम बैंड में, हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस डिफरेंट टाइम बैंड में। और लास्ट होता है ऑप्शन चार्ज। अगर आपके पास ऑप्शन है तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट रूल है कि क्या रूल है कि करेंसी का जो आपका ऑफसेटिंग है, राइट, करेंसी के चार्ज को नेट ऑफ नहीं करते हैं, राइट? प्लीज रिमेंबर इट, करेंसी के चार्ज को हम लोग नेट ऑफ नहीं करते हैं। मतलब हर करेंसी के लिए अलग से चार्ज कैलकुलेट करते हैं और फिर टोटल करते हैं। अपोजिट पोजीशन को एक करेंसी में एडजस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रत्येक करेंसी के लिए आप चार्ज को अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए और सम कीजिए, नेटिंग नहीं कर सकते। जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप नलीफाई नहीं कर सकते। किसके लिए? करेंसी के लिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल है पहला कि मार्केट रिस्क के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के दो मेन कंपोनेंट क्या है? क्रेडिट ऑपरेशनल, स्पेसिफिक जनरल मार्केट, लिक्विडिटी करेंसी, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। सही जवाब है स्पेसिफिक और जनरल मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिस्क इशूअर रिलेटेड होता है। जब भी ये स्पेसिफिक रिस्क आपको सुनाई दे तो आप समझिए कि ये इशूअर रिलेटेड, जिसने इशू किया उससे रिलेटेड है। और जनरल मार्केट रिस्क जो है वो पूरा मार्केट के इंटरेस्ट रेट चेंज से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि यहाँ लिखा है ना, डिफॉल्ट रिस्क हमारा हो गया, इशूअर रिलेटेड रिस्क। और जनरल मार्केट रिस्क जो है इंटायर पोर्टफोलियो को इंटरेस्ट रिफ्लेक्शन इफेक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जनरल मार्केट रिस्क कैलकुलेशन? तो अभी मैंने आपको चार कंपोनेंट बताए थे, कौन सा नहीं है? नेट पोजीशन चार्ज, वर्टिकल डिसअलाउंस, काउंटर पार्टी रिस्क चार्ज, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस। सही जवाब है इसका काउंटर पार्टी रिस्क चार्ज, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है ना वो हमारे क्रेडिट रिस्क का पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट रिस्क। अगला सवाल है कि आपका मान लीजिए कि हाँ, डिफरेंट सवाल है कि डिफरेंट करेंसी के पोजीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? ऑफसेटिंग इज अलाउड बिटवीन अपोजिट पोजीशन, चार्जेस आर कैलकुलेटेड पर करेंसी एंड सम्ड विद नो ऑफसेटिंग, ओनली द डोमिनेंट करेंसी इज कंसीडर्ड, करेंसी रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप प्रत्येक करेंसी के लिए चार्ज हर करेंसी के लिए कैलकुलेट कीजिए और टोटल करते हैं। तो हमने अभी अभी समझा कि मार्केट रिस्क के लिए मिनिमम कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों एक होता है हमारा मार्केट रिस्क में प्राइस सेंसिटिविटी, उसको थोड़ा समझ लीजिए। सेंसिटिविटी के बारे में पहले बात की थी आपसे, लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है वो थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्राइस सेंसिटिविटी को समझने के लिए यानी कि बॉन्ड की प्राइस कितनी सेंसिटिविटी होती है, कितनी सेंसिटिव होती है यील्ड के चेंज के लिए, आपको एक बात पता ही होगा। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि यील्ड, राइट, तो बॉन्ड का प्राइस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड से, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, राइट। तो बॉन्ड की प्राइस कितनी सेंसिटिव है यील्ड के चेंज से, तो यह समझना बैंक के रिस्क मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। तो ये कहता है कि प्राइस सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू एज्यूम्ड चेंज इन यील्ड। तो यहाँ पे एज्यूम चेंज इन यील्ड का मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि 0.60% है, पॉइंट आपके बुक में टेबल 13.1 दिया हुआ है, वहां पे बताया गया है कि किस क्या मैच्योरिटी पे क्या यील्ड होगा। अब देखिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, उसमें आपका यील्ड ज्यादा चेंज होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में यील्ड आपका कम चेंज होगा, समझे? तो बॉन्ड के हिसाब से जो है मैच्योरिटी उसका यील्ड डिसाइड होता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड रहेगा तो उसका यील्ड ज्यादा चेंज होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा तो उसका यील्ड कम चेंज होगा, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली बताता है कि बॉन्ड की प्राइस कितनी चेंज होगी अगर यील्ड चेंज होगा तो। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइस सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू एज्यूम चेंज इन यील्ड। तो एज्यूम चेंज यील्ड का मतलब मैं आपको बताया कि मैच्योरिटी के हिसाब से होता है, कि जो मान लीजिए कि 0.6 से 1% तक एज्यूम चेंज इन यील्ड के बीच होता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड में ज्यादा चेंज होता है यील्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कम चेंज होता है यील्ड। अब कैपिटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैपिटल चार्ज निकालने के लिए ना जो आपका पोजीशन का मार्केट वैल्यू है उसको प्राइस सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, जितना आपके पास बॉन्ड का मार्केट वैल्यू है उसको प्राइस सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कैपिटल चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है। दो चीजें हमने सीखी, प्राइस सेंसिटिविटी कैसे निकालना है और प्राइस सेंसिटिविटी का यूज करके कैपिटल चार्ज कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये पहला एस्पेक्ट है जिसको प्राइस सेंसिटिविटी बोलते हैं हम लोग। दूसरा एस्पेक्ट आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल डिसअलाइंस मतलब अगर आपके पास सेम टाइम बैंड है, तो वर्टिकल मतलब क्या होता है? सेम टाइम बैंड। अगर आपके पास सेम टाइम बैंड है, अगर आपके सेम टाइम बैंड में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, राइट, तो ऐसा समझिए कि सेम टाइम बैंड में लॉन्ग पोजीशन भी है, शॉर्ट पोजीशन भी है, तो बैंक को 5% एक्स्ट्रा चार्ज रखना पड़ता है। कितना चार्ज रखना पड़ता है? 5% चार्ज, राइट। तो सेम टाइम बैंड में शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन है तो बैंक को एक्स्ट्रा 5% चार्ज रखना पड़ता है। इससे क्या कवर होता है? बेसिस रिस्क कवर होता है। क्या कवर होता है दोस्तों? बेसिस रिस्क कवर होता है। मतलब परफेक्ट हेजिंग नहीं होती तो थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल आपको रखना पड़ता है, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास सेम टाइम बैंड में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है तो बैंक को 5% एक्स्ट्रा चार्ज रखना पड़ता है बेसिस रिस्क को कवर करने के लिए। मतलब परफेक्ट हेजिंग तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, हेज तो कर नहीं पाइएगा परफेक्टली, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस। अगर पोजीशन अलग अलग मैच्योरिटी बैंड में हो तो ऑफसेट करने पे चार्जेस लगते हैं, राइट।
तो अलग अलग मैच्योरिटी बैंड है तो आपको ऑफसेट करने पे चार्ज लगेगा। तो उसके लिए क्या चार्ज है, तो सेम जोन में 30 से 40% चार्ज लगेगा, एडजेसेंट जोन है तो 40% चार्ज लगेगा। लेकिन अगर जोन 1 और जोन 3 है, जैसे नॉन एडजेसेंट जोन है, तो वहां पे 100% डिसअलायंस होता है, मतलब ऑफसेट अलाउड ही नहीं है, वहां पे आप ऑफसेट नहीं कर सकते, समझे, क्योंकि 100% आपको चार्ज लगेगा, कोई ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। अब थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं इस पे। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइस सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन एक आ रहा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू मार्केट वैल्यू, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू एज्यूम चेंज इन यील्ड, यील्ड इनटू टाइम्स ऑफ मैच्योरिटी, कूपन रेट इनटू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट, क्योंकि प्राइस चेंज को यील्ड के चेंज के साथ कैप्चर करना होता है, इसीलिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू एज्यूम चेंज इन यील्ड परफेक्ट फॉर्मूला है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ 5% वर्टिकल डिसअलायंस इन द स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन मेथड। क्यों 5% वर्टिकल डिसअलायंस दिया जाता है, टू अकाउंट फॉर करेंसी रिस्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टू कवर बेसिक रिस्क, यस यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन टाइम बैंड है सेम टाइम बैंड में, उसको बेसिक रिस्क को कवर करने के लिए आप 5% का कैपिटल चार्ज देते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि पूरा का पूरा तो हेज कर नहीं पाइएगा, परफेक्ट हेजिंग तो होता नहीं है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपिटल चार्ज तो रखना पड़ेगा, इसीलिए 5% का कैपिटल चार्ज हम लोग देते हैं। अब एक सवाल देखिए, अगर बैंक का ऑफसेटिंग पोजीशन है, अगर बैंक के पास जोन 1 जो कि 3 से 6 महीने का है और जोन 3 जो कि 5.7 टू 7.3 ईयर का है, इसके ऑफसेटिंग पोजीशन है, तो हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस कितना होगा, 30%, 40%, 100%, 0%। तो सही जवाब है इसका 100%। 100% आपको हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जोन 1 और जोन 3 में नॉन एडजेसेंट है, इसलिए ऑफसेट अलाउड नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जोन 1 और जोन 2 में ऑफसेटिंग 30 से 40% का होता है, जोन 1 जोन 3 में कोई ऑफसेटिंग नहीं होता, वही मैंने आपको यहाँ बताया था, राइट। और सेम जोन के अंदर 30 से 40% का होता है, वो भी वेरी करता है। आपके बुक में टेबल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, मैं आपको टेबल शो भी कर देता हूँ। अच्छा, अब जैसे कुछ सवाल है कि 4.3 टू 5.7 ईयर की मैच्योरिटी बॉन्ड का एज्यूम यील्ड चेंज क्या होगा। तो ये टेबल से देखना पड़ेगा आपको, टेबल के हिसाब से ना ये मैच्योरिटी रेंज होता है 0.70% चार्ज चेंज लेता है, राइट। तो अब एक बार समराइज कर ले फैक्ट को, तो समरी ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जब आपको प्राइस सेंसिटिविटी से हम बॉन्ड की प्राइस की वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं, इट मेजर द बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी, यानी बॉन्ड प्राइस कितना वोलेटाइल है, राइट। इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे हम लोग प्राइस सेंसिटिविटी के माध्यम से। वर्टिकल डिसअलायंस में क्या होता है, 5% का एक्स्ट्रा चार्ज है सेम टाइम बैंड पोजीशन के लिए। वर्टिकल डिसअलायंस का मतलब ही होता है कि सेम टाइम बैंड के लिए 5% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और ये आपके बेसिक रिस्क को कवर करता है। हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस में चार्ज जो है वेरी करता है, 30 से लेकर 100% हो सकता है, वो जोन कितना प्रॉक्सिमेट है उस पर डिपेंड करता है, यदि ज्यादा प्रॉक्सिमेट रहेगा तो फिर 30 से 40% लगेगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो है हाँ, लिमिट ऑफसेटिंग मैच्योरिटी। और दोस्तों एज्यूम्ड यील्ड चेंज जो होता है वो अलग अलग मैच्योरिटी जोन के लिए फिक्स्ड होता है, जो रिस्क को स्टैंडर्डाइज करता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, ये जनरल मार्केट पोजीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको समझा दिया है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलायंस पे ना एक सेपरेट केस स्टडीज का पीडीएफ है और वीडियोस भी है, आप बोलिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आपको ये हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस पे जो केस स्टडी आता है तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। यदि यस लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको उस पार्टिकुलर वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस पे न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अब देखिए यही टेबल की बात कर रहे थे हम लोग, जो आपको मैंने बताया ना कि एक टेबल है आपके लिए। तो देखिए जो आपको मैंने बोला था कि एज्यूम चेंज इन यील्ड जो होता है वो आपके मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे देख सकते हैं आप, 1 मंथ से कम है तो 1 लगेगा, 1 to 3 मंथ है तो 1 है। फिर देखिए जोन 2 में आपका 1 to 1.9 है, सबके लिए अलग अलग है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारा, मैच्योरिटी। उसी तरह जोन 3 में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल डिसअलायंस, देखिए आपको मैंने बताया था ना कि जोन 1 में भी जो है अलग अलग टाइम बैंड है ना, तो सब में जो 40% का लगेगा। फिर देखिए आपका जोन 2 में है तो यहाँ पे 30% का है, जोन 3 में इन सब के बीच 30% का है, अलग अलग टाइम बैंड है। अब यदि जोन 1 और जोन 2 की बात करें तो 40% का लगेगा, लिखा है ना बिटवीन एडजेसेंट जोन। उसी तरह जोन 2 और जोन 3 की बात करें तो 40% लगेगा, लेकिन जोन 1 और जोन 3 में लगेगा तो 100%, मतलब कि 100% कैपिटल। पीआई के जो फॉर्मूला होते हैं, यानी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के जो फॉर्मूला होते हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे के बी आई का मतलब हो गया कैपिटल चार्ज,
ओके, तो कैपिटल चार्ज यदि आपको निकालना है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के माध्यम से, आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, और उसमें हम लोग कैपिटल चार्ज निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, ये जीआई देख रहे हैं ना, मतलब ग्रॉस इनकम हो गया, फॉर ईयर आई, आई मतलब होता है आई ईयर के लिए, इसको 15% से, अल्फा जो होता है ना 15% होता है, राइट, और इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पॉजिटिव ईयर्स से, यहाँ पे एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी का टोटल प्रॉफिट प्लस एक्स्ट्रा चीजें, यहाँ लिखा है ना ग्रॉस इनकम का मतलब कि पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम फॉर ईयर आई, राइट। तो जैसे आपकी कंपनी का टोटल प्रॉफिट प्लस कुछ एक्स्ट्रा इनकम, अब इसके अंदर आपका प्रोविजन भी आता है, एक्सपेंसेस भी आता है, और कुछ और कुछ मान लीजिए खर्चा हो गया है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और 15% ना ये फिक्स होता है, अल्फा जो होता है वो 15% होता है जो बैसल कमिटी ने सेट किया है, और जो एन होता है, स्मॉल एन होता है, वो दोस्तों उसका मतलब कितने सालों में पॉजिटिव इनकम हुई है। तो जो लॉस वाले साल है उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि आपको इनकम किसी साल नेगेटिव दे दे तो उसको मत ले लीजिएगा, लॉस वाले साल को एक्सक्लूड करते हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रॉस इनकम निकालने का वो भी आप जान लीजिए। आई थिंक यहाँ पे मैंने दे रखा है, एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए ग्रॉस इनकम के अंदर क्या क्या आता है। तो अभी तो फिलहाल उसमें हम आते हैं, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ये बता दूं कि ग्रॉस इनकम में एक हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसके अंदर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद इसमें आता है हमारा प्रोविजन और जो कंटिजेंसी है वो आता है, प्रोविजन या कंटिजेंसी, प्लस जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग खर्चा है वो आएगा, और जो एक्सक्लूजन है वो हटा देते हैं। अब एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं वो भी एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं, एक साथ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हाँ ये देखिए क्या क्या एक्सक्लूड होता है। तो देखिए एक तो हमारा सेल ऑफ एसटीएम सिक्योरिटी, राइट, प्रॉपर्टी डिस्पोजेबल इनकम, लीगल सेटलमेंट, इंश्योरेंस इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एसटीएम सिक्योरिटी सेल, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रॉपर्टी सेल इनकम, ये सब के सब एक्सक्लूड होते हैं। और कौन सा एक्सक्लूड होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास ना 3 साल का ग्रॉस इनकम दे रखा है, जैसे पहले साल का 100 करोड़ पॉजिटिव है, दूसरे साल का -20 करोड़ नेगेटिव है, और तीसरे साल का जो है 80 करोड़ है। तो आपको पूछा है कि बीआईए के अंदर ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज बता दीजिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि समेशन ऑफ ग्रॉस इनकम लेते हैं, इंटू अल्फा करते हैं नंबरेटर में, और एन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ग्रॉस इनकम ले रहे हैं ना वो पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, और एन के अंदर हम लोग वही ईयर ले रहे हैं जिसमें ग्रॉस इनकम पॉजिटिव है। अब जरा इस क्वेश्चन पे वापस आप आ जाइए, तो यहाँ पे बताइए ईयर 2 में देखिए नेगेटिव है तो ईयर 2 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज, तो हम ईयर 2 को इग्नोर करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा रहेगा 2, डिनोमिनेटर विल बी 2, राइट, तो ये ध्यान रखना है। और जब हम एवरेज ये कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट द एवरेज, जैसे नंबरेटर में हम लोग क्या लिखते हैं समेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, तो वहां भी ईयर 2 नहीं लेंगे, 100 ले लेंगे और प्लस 80 ले लेंगे, यानी जो पॉजिटिव वाला है, तो 180/2, और इसको 15% से मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा तो होगा ही, तो इसका 15% से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा, इसको इसको लगभग 120, सॉरी हाँ यहाँ 100 है, ठीक है, तो 180/2 90 का 15%, 15% ऑफ 90, लगभग हमको लगता है 135 मिलेगा आपको। तो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, 90 का 15% 13.5 होगा, राइट, 13.5 करोड़ होगा, बिकॉज 19 × 5, हाँ सही है, 13.5 करोड़ होगा, समझे। चलिए, तो उसके बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ईयर 2 को एक्सक्लूड किए, 90 का 13.5 करोड़ मिला, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, ये 27 नहीं होगा, दिस विल बी 13.5 करोड़, ओके। चलिए ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा, अच्छा ये तो आपको मैंने, अच्छा शायद ये रिपीट हो गया क्या, हाँ ठीक है ये, अच्छा यहाँ पे देखिए क्रॉस इनकम में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन एंड कंटीजेंसी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में देखिए ये रिवर्सल ऑफ प्रपोजल ये सब आता है, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद सवाल है कि बीआईए में ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस इनकम का कितना परसेंटेज लेना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया 15% नहीं लेना पड़ता है, जो अल्फा पूछ रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, अगला सवाल है कि ग्रॉस इनकम निकालते वक्त नेट प्रॉफिट में कौन सा आइटम ऐड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट ग्रॉस इनकम फॉर ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल, किसे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन कर रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्पोजल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिवर्सल ऑफ प्रीवियस प्रोविजन, लीगल सेटलमेंट इनकम।
तो आपको मैंने बताया था इसका सही जवाब है, इसको ऐड करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं बाकी सब के सब, चाहे प्रॉपर्टी डिस्पोजल हो इसको ले लेंगे, रिवर्सल नहीं लेंगे, लास्ट एलिमेंट इनकम, ये सब एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या एक्सक्लूड होता है क्या इंक्लूड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला याद रखिए, नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन एंड कंटीजेंसी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस एक्सक्लूजन। राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड किया जाएगा और प्रॉपर्टी डिस्पोजल, रिवर्सल, लीगल इनकम को एक्सक्लूड किया जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3 साल का ग्रॉस इनकम दिया हुआ है 120 करोड़ माइनस 10 करोड़ और 80 करोड़। तो कैपिटल चार्ज अंडर बीआई ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज कितना होगा? तो शायद अभी हमने डिस्कस किया था, तो 120 ले लेंगे, 80 ले लेंगे, यानी 200 हो जाएगा। राइट, तो 200 अपॉन 2 और इंटू 15, यानी कि आपका 100 का 15%, 15% होता है, 15 करोड़ हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट होगा, समझे? तो ये ध्यान रखना है। तो दूसरे साल को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, ये बस बातें ध्यान रखनी है। सवाल है कि किस बिजनेस लाइन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपिटल चार्ज परसेंटेज होता है? राइट, अंडर, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट। देखिए सभी सही जवाब है इसका। आपको पता होना चाहिए कि सभी तरह की बिजनेस लाइन का अलग अलग कैपिटल चार्ज परसेंटेज होता है। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है कैपिटल चार्ज परसेंटेज का, प्लीज उस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं जब हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क डिस्कस करेंगे ना, तो वहां भी उस टेबल को मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपिटल चार्ज परसेंटेज होता है। और कितना होता है? 18% का चार्ज लगता है। तो दोस्तों बीआईए सिंपल है, 15% ग्रॉस इनकम के ऊपर लगता है। ग्रॉस इनकम निकालना है तो क्या करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग सेल्स एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये तीन चीज में 18% लगता है। रिटेल बैंकिंग में 12%, कमर्शियल बैंकिंग में 15%। तो अभी हमने बीआईए की बात की, फॉर्मूला को याद रखना है। इसमें हम लोग नेगेटिव और जीरो जीआई ईयर को एक्सक्लूड करेंगे। ग्रॉस इनकम निकालना है तो नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में एसटीएम, सेल, लीगल इनकम, ये सब एक्सक्लूड होता है। स्टैंडर्डाइज जो अप्रोच होता है, देखिए जब हम, एक तो आपको मैंने बीआईए अप्रोच बता दिया, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, और दूसरा एक अप्रोच होता है इसमें स्टैंडर्डाइज अप्रोच बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग बिजनेस के लिए अलग परसेंटेज होता है। इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे परसेंटेज याद रखना है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक तीसरा तरीका होता है एएमए, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए जो थर्ड मेथड होता है उसको हम लोग एएमए बोलते हैं, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच कहा जाता है इन शॉर्ट। तो इसके अंदर इंटरनल मॉडल, लॉस डेटा, सिनेरियो एंड कंट्रोल, ये सब आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर के, सीसीबी जिसको बोलते हैं। लेट्स डिस्कस द सीसीबी। ओके, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे, सीसीबी का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है 2.5% ऑफ आरडब्ल्यू है। ठीक है, तो सीसीबी क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैपिटल होता है जो बैंक को अपने रिस्क वेट एसेट के 2.5% के फॉर्म में रखना पड़ता है। यानी रिस्क वेट एसेट जो भी है उनका 2.5% जो है सीसीबी उनको रखना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों यह कैपिटल बैंक के CET1 का पार्ट होता है। किसमें होता है? CET1, कॉमन इक्विटी टीयर 1 में होना चाहिए। मतलब यह बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाता है ताकि क्राइसिस के टाइम बैंक स्टेबल रहे। राइट, अब देखिए टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो बेसल 3 के हिसाब से बैंक का मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो होना चाहिए। तो रेगुलेटरी मिनिमम 9% है, 2.5% का सीसीबी है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 11.5% हो जाएगा। इसका मतलब कि बैंक को अपने रिस्क एसेट के 11.5% तक कैपिटल रखना जरूरी है। राइट, अब देखिए एक एक चीज, एक और कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो। ठीक है, तो जब बैंक का CET1 रेशियो रिटेन अर्निंग के बाद कुछ स्पेसिफिक रेंज में होता है, तो इसको समझिए क्या कहा जा रहा है, ये कैपिटल मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो। एक तो आपको ये समझ में आ गया ना कि जो आपका सीसीबी को इंक्लूड करके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 9% था रेगुलेटरी का और 2.5% सीसीबी है, तो 11.5 हो गया। अच्छा एक चीज और समझिए, जब बैंक का CET1 रेशियो रिटेन अर्निंग के बाद कुछ स्पेसिफिक रेंज में होता है, तो उसके अर्निंग कंजर्वेटिव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। मतलब कितना डिविडेंड या बोनस बैंक पे कर सकता है, तो वो रूल यहाँ पे ना इस टेबल में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो पहला कॉलम देखेंगे आप वो है सीईटी रेशियो रेंज, दूसरा कॉलम देखेंगे मिनिमम कंजर्वेशन रेशियो, और तीसरा कॉलम देखेंगे पे आउट लिमिट। तो देखिए यदि CET1 रेशियो ना 5.5 से लेके 6.125 में हो, तो आपका जो कंजर्वेशन रेशियो है वो 100% होगा, पे आउट रेशियो 0%। मतलब सब कुछ कंजर्व ही करना है, कुछ पे आउट नहीं कर सकते डिविडेंड के फॉर्म में। अच्छा यदि 6.125 से लेके 6.75 है, तो आप 80% कंजर्व कर सकते हैं, 20% पे आउट कर सकते हैं। 6.75 से 7.375 में हो तो 60% कंजर्व कीजिए, 40% पे आउट कीजिए। 7.375 से 8% में है तो 40% कंजर्व कीजिए, 60% पे आउट कीजिए। 8 से ज्यादा है तो पूरा पे आउट कर सकते हैं। मतलब अगर CET1 रेशियो 6.5% है, ध्यान दीजिएगा 6.5 रेंज में आ रहा है, मान लीजिए CET1 रेशियो 6.5% है,
तो बैंक को अपनी 80% अर्निंग कंजर्व करनी होगी और 20% ही पे आउट कर सकता है। ठीक है, तो यदि आप इसको याद करना चाह रहे हैं ना, तो मैं एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ये टेबल याद रखना बहुत आसान है। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 6.125 में से आप 5.500 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए। तो ये आपको मिलेगा 0.625। तो देखिए हो क्या रहा है कि 5.5 से ना हमने 0.625 ऐड किया, तो हम पहुंचे 6.125 पे। ठीक है, अब 6.125 में फिर से 0.625 ऐड कीजिए, 622,415 617, ये हो जाएगा 617 6.750। देखिए वही लिखा होगा यहाँ पे 6.75 लिखा है ना। मतलब आपको क्या करना है, अच्छा फिर से देखिए 6.75 में फिर से क्या ऐड करेंगे 0.625, मतलब 0.625 फिर से ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ लास्ट में 5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 7 पॉइंट, वही देखिए वहां लिखा है। मतलब एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो एडिशन हो रहा है ना 0.625 का एडिशन हो रहा है। तो आप बस एक याद रख लीजिए ना, 100 से आप कहाँ पहुंचे, 100 से आप 80 पे आएंगे, फिर 60 पे आएंगे, फिर 40 पे आएंगे, फिर 0 पे आएंगे। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं टेबल को। ठीक है, मतलब हर एक में जो है कितना का एडिशन हो रहा है, 0.625 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज देखिए, इसका फेज इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ था, हिस्टोरिकल है कि सीसीबी को मार्च 2016 में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो था 2016 में 0.625 सीसीबी था, फिर 17 में जो है बढ़ के इसको 1.25 हुआ, फिर 1.875 हुआ, फिर 19 में 2.5 हुआ, जो कि मैक्सिमम है। अब थोड़ा एमसीक्यू से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रेशियो इंक्लूडिंग सीसीबी रिक्वायर्ड फॉर बैंक अंडर फुल्ली इंप्लीमेंटेड बेसल 3 नॉर्म। बताइए मिनिमम सी कैपिटल टोटल कैपिटल रेशियो कितना है ताकि बैंक जो है फुल्ली इंप्लीमेंट करे बेसल 3 नॉर्म को। देखिए 9% रेगुलेटरी मिनिमम है और प्लस 2.5% सीसीबी का है, तो 11.5% होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, बेसल 3 यही कहता है, बेसल 3 में कहा गया है ऐसा। फिर कह रहा है कि बैंक का CET1 रेशियो 6.5% है आफ्टर इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग। तो अपने इस अर्निंग का कितना परसेंट ये कंजर्व करे, तो 6.15 है ना, तो ये 6 पॉइंट जो हमारा ये जिसके लिए जो 80% आपको कंजर्व करना पड़ता है, 20% आप पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस रेंज में फॉलो करता है, इसीलिए 80%। तो आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार समराइज कर लें। देखिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर के कैपिटल को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, बैंक के कैपिटल को स्ट्रांग बनाता है। 2.5% RWA CET1 होता है। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसल 3 के हिसाब से 11.5% होना चाहिए। कंजर्वेशन रेशियो बेसिकली CET1 रेशियो का हिसाब से बैंक को अपनी अर्निंग कंजर्व करनी होती है। जितना कम कैपिटल उतना ज्यादा कंजर्वेशन, कैपिटल जितना कम होगा उतना ज्यादा आपको कंजर्व करना पड़ेगा। आप एक चीज नोटिस कीजिए ना, यहाँ पे ये टेबल जो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रहा है ना, और कैपिटल बढ़ रहा है तो कंजर्वेशन रेशियो क्या हो रहा है, बेसिकली कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, कंजर्वेशन रेशियो घट रहा है, पे आउट रेशियो बढ़ रहा है। ये चीज आप ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे। तो जितना कम कैपिटल होगा उतना आपको ज्यादा कंजर्व करना होगा, उतना पे आउट रेशियो कम होगा। सिंपल सा रूल है। अब देखिए एक होता है लीवरेज रेशियो, इसको थोड़ा समझिए। लीवरेज रेशियो क्या होता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए लीवरेज रेशियो एक सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि बैंक के पास टियर 1 कैपिटल कितना है टोटल एक्सपोजर के कंपैरिजन में। यानी नोमेटर में हम लोग टियर 1 कैपिटल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल एक्सपोजर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, टियर 1 कैपिटल को नोमेटर में डाल दीजिए और जो आपका टोटल एक्सपोजर है इनटू 100 कर दीजिए, तो दिस विल गिव यू लीवरेज रेशियो। यहाँ पे टियर 1 कैपिटल मतलब बैंक का स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल होता है, और टोटल एक्सपोजर मतलब बैंक के पास जितनी ओवरऑल रिस्क है वो मेजर करता है। राइट, टियर 1 कैपिटल बैंक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैपिटल है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल होता है, पता होगा आपको। टोटल एक्सपोजर के अंदर बैंक के पास जितने भी ओवरऑल रिस्क है सब के सब आते हैं। देखिए बेसल 3 में ना ग्लोबल मिनिमम लीवरेज रेशियो कहा गया कि 3% आपका लीवरेज रेशियो ग्लोबली होना चाहिए। लेकिन इंडिया में आरबीआई ने कुछ डिफरेंट रूल दिए हैं। इंडिया में ये कहा गया है कि जो हमारे डीएसआईबी हैं उनके लिए लीवरेज रेशियो आप 4% रखिए, और बाकी बैंक के लिए लीवरेज रेशियो आप 3.5% का रखिए। इसका मतलब इंडिया में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म है, स्पेशली उन बैंक के लिए जिनका जिनका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे ज्यादा होता है। मतलब 3.5% टोटल एक्सपोजर का इनको टियर 1 कैपिटल के फॉर्म में मेंटेन करना होगा। अब देखिए एक होता है ट्रिपल सी बैंक, बाकी बैंक के लिए 4% है, लेकिन दूसरे बैंक के लिए 3.5% है। डीएसआईबी के अंदर जैसे आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब डीएसआईबी आते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ट्रिपल सीबी की। और गोल्डन नॉर्म्स कितना कहता है, ग्लोबल नॉर्म्स कितना कहता है, 3%। तो इंडिया में ज्यादा है। ठीक है, तो वो भी था ज्यादा, हमारा सीआरएआर भी ज्यादा था, ये भी ज्यादा है। अब एक होता है ट्रिपल सीबी। ट्रिपल सीबी एक एक्स्ट्रा कैपिटल बफर है जो बैंक को अपने आरडब्ल्यूए के 0 से लेके 2.5% तक रखना पड़ता है। और ये जो बफर है ना, एक तो सीसीबी बताया था आपको, कैपिटल कन्वर्जन बफर, ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है, ये भी हमारे CET1 का ही पार्ट होता है।
तो ट्रिपल सीबी का पर्पस है इकोनॉमिक साइकिल के दौरान बैंक को ज्यादा कैपिटल रखने के लिए मोटिवेट करना, ताकि डाउनटर्न में वो स्ट्रांग रहे और फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे। पहला सवाल, मिनिमम लीवरेज रेशियो कितना है डीएसआईबी के लिए? तो डीएसआईबी के लिए जो मिनिमम लीवरेज रेशियो है वो है 4%। लीवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लीवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है कि आपको यदि लीवरेज रेशियो निकालना है तो नोमेटर में आप टियर 1 कैपिटल लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में आप टोटल एक्सपोजर लिख दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। लीवरेज रेशियो बैंक के टियर 1 कैपिटल को टोटल एक्सपोजर के कंपैरिजन में बताता है। इंडिया में डीएसआईबी के लिए जो लीवरेज रेशियो होता है वो 4% है और बाकी बैंक के लिए 3.5% है। बेसल 3 नॉर्म बोलता है 3% रखो। ट्रिपल सी भी एक बफर है जो कि 0 से लेकर 2.5% तक आरडब्ल्यूए के अगेंस्ट CET1 कैपिटल में रखना होता है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। तो फ्रेंड्स ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए एक और कंसेप्ट है ट्रिपल सीबी के बारे में, एक्टिवेशन एंड कैलकुलेशन। ये थोड़ा समझ लीजिए, ये हो सकता है कि इस बार पूछ दे, इसलिए समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया जा रहा है आपको ट्रिपल सीबी एक्टिवेशन के बारे में। ट्रिपल सीबी एक एक्स्ट्रा कैपिटल बफर है जो बैंक को अपने रिस्क वेट एसेट का कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है, जिसे CET1 कैपिटल में मेंटेन करना होता है। यह बफर इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से बढ़ता है या घटता है, ताकि जब इकोनॉमी बूम पे हो तो बैंक ज्यादा कैपिटल रखे। इसका एक्टिवेशन कैसे होता है? इसके लिए हम ना क्रेडिट टू गैप को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्रेडिट टू गैप। तो यदि इसको आपको एक्टिवेट करना है तो हम लोग क्रेडिट टू गैप का यूज करेंगे। मतलब जब क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी से ज्यादा या कम होती है तो उस गैप को मेजर करते हैं, राइट। तो जब भी हमारे क्रेडिट ग्रोथ, दो चीज है, क्रेडिट टू जीडीपी गैप बोलते हैं ना, तो जो भी हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो जीडीपी से ज्यादा हो या कम हो तो उस गैप को मेजर करते हैं। तो अपर थ्रेशोल्ड जो होता है वो 3%, लोअर थ्रेशोल्ड 3% है, अपर थ्रेशोल्ड 15% है। अगर क्रेडिट टू गैप 3% से कम है तो ट्रिपल सी भी 0 है, यानी कोई एक्स्ट्रा कैपिटल बफर नहीं चाहिए, समझे। तो देखिए यदि मान लीजिए कि लोअर थ्रेशोल्ड मतलब क्या हुआ 3% का, यदि मान लीजिए कि क्रेडिट टू जीडीपी गैप 3% से कम है तो वहां पे कोई ट्रिपल सी भी नहीं चाहिए। और अगर गैप 15% या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो ट्रिपल सी भी मैक्सिमम 2.5% आरडब्ल्यू तक पहुंच जाता है। तो क्रेडिट टू गैप रेशियो डिसाइड करता है कि हमारा ट्रिपल सी भी क्या होगा। मैंने बोला ना कि 0 से लेकर 2.5% के रेंज में रहता है। 0 कब होगा? जब लोअर थ्रेशोल्ड से कम हो। जब क्रेडिट टू गैप रेशियो हमारा 3% से कम है तब फिर गैप 3% से कम है तो फिर आपका ट्रिपल सी भी 0 हो जाएगा। और यदि 15% से ज्यादा है तो फिर हमारा 2.5% होगा। और अगर गैप जो है 3 से लेकर 2.5% के बीच में है तो फिर ट्रिपल सी भी जो है 0 से लेकर 2.5% के बीच में बढ़ता है। 3 से 15% के बीच में क्रेडिट ग्राफ हो तो ट्रिपल सी भी जो है 0 से लेकर 2.5% की ओर बढ़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है G-L अपॉन H-L इंटू 2.5%। जी क्या होता है? जी यहाँ पे समझ लीजिए, GLH क्या है, ठीक है। HL तो समझ गए होंगे, हायर लिमिट लोअर लिमिट, और जी जो है आपका एक्चुअल क्रेडिट गैप है वो होता है, ठीक है। तो देखिए अब यदि 3% से कम होगा, ठीक है, तो C 0 हो जाएगा, समझे। और यदि हमारा G 15% से ज्यादा होगा तो C 2.5% होगा। इसी को बोलते हैं क्रेडिट गैप रेशियो। C जो है ना क्रेडिट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिपल सी भी निकालने का एक फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल ये देखिए, क्रेडिट टू गैप रेशियो 9% दिया हुआ है, तो ट्रिपल सीबी क्या होगा? तो ट्रिपल सीबी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया कि 9% माइनस लोअर गैप, तो लोअर परसेंटेज 3 होता है, 3 हो गया, फिर अपर परसेंटेज 15 होता है, -3% हो गया, और इंटू 2.5%। तो 9 - 3 6, 15 - 3 12 इंटू 2.5, यानी कितना हो जाएगा? 1.25% हो जाएगा ट्रिपल सीबी, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है वो भी देख लीजिए। तो देखिए डबल सीबी तो आपको बताया था कि डबल सीबी जो है आरडब्ल्यूए का 2.5% होता है। तो टोटल बफर जो बैंक को रखना पड़ता है वो होता है, एक तो आपका 2.5% सीसीबी हो गया और एक सी हो गया, ट्रिपल सीबी हो गया, ठीक है। तो अगर ट्रिपल सीबी मैक्सिमम 2.5% है तो ये भी 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? टोटल बफर 5% नहीं हो जाएगा, समझे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर बैंक के पास मान लीजिए 2.5% ट्रिपल सीबी है, सीसीबी रिक्वायरमेंट 2.5% का है, राइट, तो बैंक इन दोनों बफर को मीट नहीं करता तो डिस्क्रिशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना रिस्ट्रिक्शन लगता है? 40% ऑफ अर्निंग, 60% ऑफ अर्निंग, 80% ऑफ अर्निंग, 100%। देखिए जब तक टोटल बफर 5% होता है और बैंक उन बफर को फुलफिल नहीं करता तो उस पर कमाई का 80% रिटेन होता है, मतलब 20% ही पे आउट कर सकते हैं। यह कैपिटल रिबिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा सीईटी, ये ट्रिपल सीवी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बैंक के पास एक मिनिमम CET1 रेशियो मेंटेन करना होता है। इसका मतलब होता है कि बैंक के पास अपने रिस्क वेट एसेट के कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है। तो टोटल बफर का आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था कि सीसीबी प्लस ट्रिपल सीबी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए सीसीबी 2.5% है, ट्रिपल सीबी 1% है, तो टोटल बफर कितना हो जाएगा? 3.5% हो जाएगा। अब सवाल यह है कि CET1 रेशियो बैंड कैसे निकालें। तो यह बैंड बनाए जाते हैं 25% इंक्रीमेंट के हिसाब से टोटल बफर का। टोटल बफर का 25% इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो लोअर बैंड का फॉर्मूला हो जाता है 5.5% प्लस n टाइम्स 0.25 इंटू टोटल बफर। अपर बैंड का फॉर्मूला हो जाता है 5.5% इंटू n+1 इंटू 0.25 इंटू टोटल बफर। यानी एंड बैंड नंबर होता है 0 1 2 3 4 अलाई करता है। अब आप एक टेबल और देखेंगे यहाँ पे, देखिए बैंड नंबर 1 रहा, तो प्रत्येक बैंड में ना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.875 का इंक्रीमेंट होता है प्रत्येक बैंड में। ठीक है, इंक्रीमेंट पर बैंड यहाँ निकाला गया है 0.875%। ठीक है, तो ये एंड बैंड है। तो जैसे देखिए पहला बैंड है, बैंड 1 है, तो उसमें जो CET1 का रेंज है वो 5.5 से लेके 6.375% तक है। तो यहाँ पे आप 100% कंसिडर कीजिए। एक्चुअली आई थिंक यही थी हमने वहां पे देखा था। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी कंटेंट हम लोग अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको इस तरह की PDF की रिक्वायरमेंट है जहां पे केवल आपको कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट उसके साथ MCQs और फाइनली समरी आपको सिंपल भाषा में लिखा जाए, तो हमारे कैप्सूल कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। या आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।